नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़। QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर के ओझौली मोड़ के पास गुरुवार सुबह 5:45 बजे पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त घायल होकर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा व कारतूस तथा लूट के रुपए व लूट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एक दिन पूर्व भी एक अन्य अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि 25 दिसंबर को वादी मुकदमा विजय यादव पुत्र हृदय नारायण यादव निवासी ग्राम मंचोभा ककरहटा शहर कोतवाली के साथ मजरापुर बम्हौर रोड एक्सप्रेसवे अंडरपास के नजदीक अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचा सटाकर पल्सर मोटरसाइकिल व सैमसंग मोबाइल लूटकर भाग जाने के मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना SI तुलसी प्रसाद द्वारा संपादित की जा रही है। संबंधित एक अभियुक्त नीतीश यादव निवासी ग्राम डाहा महीनवा थाना जहानागंज हाल पता नीबी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर को 27 दिसंबर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था एवं उसके साथी नीरज पाल पुत्र हवलदार पाल निवासी नीबी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर, वसीम पुत्र शमीम निवासी बम्हौर थाना मुबारकपुर, अनुराग पुत्र रामलखन निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर फरार चल रहे थे, जिनमें से आज 28 दिसंबर को वांछित अभियुक्त नीरज पाल व वसीम को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजेश कुमार मय हमरा पुलिस बल एक खास सूचना पर ओझौली मोड़ पर पहुंचकर गहन चेकिंग करने लगे। इसी दौरान एक बाइक को रोकने की कोशिश में बाइक सवार वहां समेत गिर गए और फिर फायरिंग करते हुए पैदल भागने लगे। जवाबी कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार व SI धर्मराज यादव द्वारा एक राउंड फायर किया गया, जिससे दोनों बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों की पहचान नीरज पाल व वसीम के रूप में हुई है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट की मोटरसाइकिल व लूट का 2500 रुपया एवं 2 तमंचा, 2 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस दोनों को भर्ती कराने के साथ औपचारिक कार्रवाई में जुटी हुई थी। सुबह पुलिस व बदमाशों के बीच में थाना मुबारकपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है बम्हौर पुलिया के पास, जिसमें 2 बदमाश, जिसमें एक नीरज पाल जो नीवी बुजुर्ग का रहने वाला है व दूसरा वसीम जो बम्हौर का रहने वाला है, दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी है। यह बदमाश मुकदमा अपराध संख्या 629/23 धारा 392 के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। इन बदमाशों से लूटी गई मोटरसाइकिल, 2500 रुपए व 2 तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। इसी प्रकरण में पूर्व में एक बदमाश नीतीश यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था। शेष एक अभियुक्त गिरफ्तारी की जानी शेष है। शीघ्र ही इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई भी की जाएगी। गुरुवार की सुबह घने कोहरे की वजह से आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में 2 भीषण सड़क हादसे हुए। पहले घटना में जहां 5 लोग घायल हुए हैं, वहीं दूसरे सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए। पहली दुर्घटना में थाना क्षेत्र के तेजापुर नेशनल हाईवे 233 पर करीब सुबह 7 बजे खड़ी पिकअप वाहन से वैगनार कार जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो आजमगढ़ से अंबेडकर नगर गोविंद साहब दर्शन करने जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात को लगभग 11 बजे अनाज से लदी हुई एक पिकअप खराब हो गई थी, जिसे पिकअप चालक ने सड़क पर ही खड़ी छोड़ दिया था। आज सुबह अत्यधिक कोहरा होने के कारण आजमगढ़ से आ रही वैगनार कार पिकअप से जा टकराई। कार सवार घायल ने बताया कि पिकअप चालक यदि पार्किंग लाइट जलाया होता तो यह बड़ा हादसा नहीं होता। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सविंद्र राय अपने हमराहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया तथा दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं घायलों में 3 की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने आजमगढ़ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों में सुनील मौर्य उम्र 36 वर्ष ग्राम कटघर आजमगढ़, जितेंद्र कनौजिया उम्र 32 वर्ष ग्राम मनिकारी आजमगढ़, सुधीर यादव उम्र 35 वर्ष ग्राम कटघर आजमगढ़, दीपचंद कनौजिया उम्र 52 वर्ष ग्राम भदीन जिला मऊ, धर्मेंद्र कनौजिया उम्र 33 वर्ष ग्राम सरदार बापू आजमगढ़ है। साहब जा रहे थे आजमगढ़ से गोविंद साहब जा रहे थे हम लोग भोर
कितने बजे एक्सीडेंट हुआ? लगभग 6 बजे। कैसे घटना घटी आप? पिकअप खड़ी थी, कल रात से उसका टूट गया था धुर्रा। अगर पिकअप ना होता तो हम लोग बच गए होते। अब वो ख़राब होने की वजह से हम लोग घायल हुए। कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में सवार? पाँच लोग थे। सभी लोग घायल हैं? सबको गंभीर चोट लगी है। एक लोग को बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। ज़्यादा चोट। क्या उनकी कंडीशन क्या है? होश तो अभी नहीं है, लेकिन ज़्यादा उनको चोट लगा है। और तो 4 लोग तो नॉर्मल में हैं। घने कोहरे की वजह से गुरुवार की सुबह अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक और सड़क हादसा हुआ, जिसमें कटवा गांव के समीप नेशनल हाईवे 233 पर कार्यदायी संस्था दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड में कार्यरत डंपर और सड़क कार्य में लगे टैंकर की कोहरे की वजह से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें टैंकर चालक समेत सभी 4 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क मरम्मत कार्य में लगा डंपर सड़क पर रुका था कि कोहरे की वजह से टैंकर चालक ने डंपर में पीछे से टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंच गए और घायल चालक समेत अन्य लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों में मुख्य रूप से धर्मेंद्र उम्र 40 वर्ष निवासी मध्य प्रदेश, मुंशीफ उम्र 30 वर्ष निवासी बिहार प्रांत, करीम उम्र 30 वर्ष निवासी अररिया, विजन उम्र 28 वर्ष निवासी मध्य प्रदेश बताया जा रहा, जिनका इलाज नजदीकी 100 शैय्या अस्पताल में चल रहा है। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के भादो गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस मामले में दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से दोनों पक्ष गाली गलौज करने के साथ एक दूसरे के साथ लाठी डंडे से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। इस मामले में दीदारगंज थाने में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस मामले में जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि यह घटना 4 दिन पूर्व की है। मारपीट में दोनों पक्षों को चोटें लगी है, जिनका उपचार कराया जा रहा है। इसके संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। दोनों पक्षों का आपराधिक इतिहास है। इसके साथ ही आपराधिक इतिहास निकलवाया जा रहा है। इन पर 117 सीआरपीसी के अंतर्गत भारी धनराशि से पाबंद किया गया है। इसके साथ साथ इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए आपराधिक इतिहास के आधार पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। 4-5 दिन पहले दीदारगंज में भादू गांव पड़ता है, जहां पे जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। उसके संबंध में दोनों तरफ से तहरीर दी गई थी और गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। दोनों पक्षों का आपराधिक इतिहास निकलवाया गया है। दोनों को 117 सीआरपीसी के अंतर्गत भारी धनराशि से पाबंद कराया जा रहा है। इसके साथ साथ इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जो भी इसमें आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ? जमीनी विवाद है। इसमें एक पक्ष निर्माण कराना चाहता था, उसी को लेकर विवाद हुआ था, उसी में मारपीट हुई। कुछ लोग हैं जिनको चोट लगी, उनका इलाज कराया गया और उसी आधार पर दोनों तरफ से एफआईआर पंजीकृत की गई। सर फायरिंग भी हुई थी क्या इसमें? नहीं, फायरिंग की कोई घटना नहीं। हमास के साथ युद्ध के बाद इजरायल में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। क्षतिग्रस्त और नई इमारतों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुशल कारीगरों को बुलावा भेजा गया है। इजरायल जाने के इच्छुक कारीगरों की सूची शासन को 12 जनवरी तक भेजी जाएगी। इजरायल जाने के इच्छुक कुशल कारीगर अपना आवेदन श्रम कार्यालय में आकर कर सकते हैं। उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने बताया कि जनपद के श्रमिक अब इजरायल में भवनों को नया आकार देंगे। इजरायल में भवनों का निर्माण कार्य करने के लिए भारत सरकार की ओर से श्रमिकों के आवेदन मांगे गए हैं। युद्ध की वजह से इजरायल में भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। श्रमिकों की संख्या कम होने से मदद मांगी गई है, जिसकी वजह से भारत से निर्माण श्रमिक इजरायल भेजे जा रहे हैं। श्रम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यूपी से इजरायल भेजने के लिए 10,000 निर्माण श्रमिक मांगे गए हैं, जिसके लिए श्रमिकों के आवेदन मांगे जा रहे हैं। मुख्य पदों में राजमिस्त्री, टाइल्स कारीगर, शटरिंग कारीगर, जाल बनाने वाले कारीगर का कार्यों के लिए श्रमिकों के आवेदन मांगे गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विदेश में कार्य करने के लिए पहली बार श्रमिकों के आवेदन मांगे गए हैं।
इसराइल के लिए जो श्रमिक आवेदन करेंगे उनका टेस्ट दिल्ली में एक कंपनी लेगी। श्रमिक का पासपोर्ट होना अनिवार्य है। वहां श्रमिक को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सेवा देना अनिवार्य है। श्रमिक अंग्रेजी भाषा को समझने, बोलने, पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा श्रमिक या श्रमिक परिवार ने पहले कभी इसराइल में कार्य न किया हो। श्रमिक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए। श्रमिक को कम से कम 3 वर्ष कार्य का अनुभव होना चाहिए। श्रम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन श्रमिकों के इसराइल में निर्माण कार्य के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उन्हें करीब 1,25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। साथ ही श्रमिक को 15,000 रुपए प्रतिमाह बोनस फंड के रूप में दिया जाएगा, जो कंपनी के खाते में जमा रहेगा। कार्य समाप्ति पर वापस होगा। श्रमिक को आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा। में मतलब पूरे प्रदेश से जो इजराइल के पुनर्निर्माण के लिए श्रमिकों को भेजा जाना है, उसमें उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों से ऐसे श्रमिक जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में हो, जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हो, मतलब उन्हें पढ़ना बोलना आना चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी ड्राइंग व्राइंग पढ़ लें। इसमें जो उनके जो जॉब विवरण में, जैसे कि सिरेमिक टाइल्स के मजदूर हों, प्लास्टरिंग के कारीगर हों, फ्रेमवर्क या शटरिंग बनाने वाले जो जानकारी है उनको, या आयरन बेंडिंग वाले जो श्रमिक हैं, वो लोग इजराइल जा सकते हैं। इजराइल में जाने से पूर्व उनका एक प्रशिक्षण भी उनको दिलाया जाएगा, उनका एक छोटा टेस्ट भी लिया जाएगा, ताकि वो वहाँ जाने के पर वहाँ की, चूँकि भाषा हिंदी तो है नहीं, वहाँ की भाषा हिब्रू है और अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, ताकि छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए अंग्रेजी का वो प्रयोग करें, बोल सकें, समझ सकें। और इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिकों को जाना है। लेकिन इसमें पासपोर्ट होना चाहिए, या वो अपना पासपोर्ट बनवा लें। और इस प्रकार के कामों में उन्हें लगाना है। 2-3 साल का वर्क है। और जो आप अवगत ही हैं, जो इजराइल और फ़लस्तीन या हमास के मध्य जो युद्ध हुआ, उससे उन्होंने जो वहाँ के अपने लोकल लेबर थे वो वापस कर दिए हैं। अब उन्होंने 10,000 श्रमिकों को इंडिया गवर्नमेंट से अनुरोध किया है कि वो भेजें। तो इस प्रकार उसी कार्य के दौरान हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया हुआ है और चाहते हैं कि हमारे जनपद जो आजमगढ़, मऊ, बलिया में जो भी इच्छुक कारीगर हों या लेबर हों, वो जाना चाहते हों इजराइल। क्या क्या चीज़ आवश्यकता है उस चीज़ के? उसके लिए पासपोर्ट आवश्यक है और फिर वीज़ा जो बनेगा उसमें थोड़ा हम लोग भी मदद करेंगे। और उसे अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। अपने कार्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो वहाँ पर कार्य कराया जाए तो वो कर लें। और 18 से 45 वर्ष के बीच में उनकी उम्र होना चाहिए। संपर्क करने के लिए क्या माध्यम है, कहाँ पे जाएं? संपर्क वो अपना श्रम कार्यालय में आके, जो जनपद के श्रम कार्यालय हैं, वहाँ आकर अपना जो आवश्यक दस्तावेजों के साथ आएँ और अपना नाम लिखवा दें। एक तरह से हमारा जो पंजीयन हो जाएगा तो उनकी अभी संख्या मालूम हो जाएगी। उसके बाद में एक छोटा टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में उनको एक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, उसके बाद भेजा जाएगा। ये कब तक समय है? 12 जनवरी तक। 12 जनवरी तक भेजे जाने की मतलब ये है, अपेक्षा है कि इस मध्य हम लोगों को सभी उनके नाम, नंबर, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब चीज़ें तैयार हो जाएं। इसमें जो एक संस्था है NSDC, उसके माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं। वो इनमें एक टेस्ट में ये जानेंगे कि कौन सा लेबर उपयुक्त है, कौन अनुपयुक्त है, उसके बाद ही निर्णय होगा। मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में गुरुवार को विकास भवन के सभागार में CM डैशबोर्ड के आधार पर विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त विभागों को 31 दिसंबर तक ग्रेडिंग में अपेक्षित सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने E1D श्रेणी प्राप्त विभागों को विशेष ध्यान देते हुए ग्रेडिंग को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने DSTO को समस्त विभागों से अपडेट आंकड़े लेकर CM डैशबोर्ड पर फीड कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रत्येक दिन अपडेट आंकड़े सीएम डैशबोर्ड पर फीड कर ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार करना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने नेडा विभाग को निर्देश दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में लगाई गई सोलर लाइटों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराएं। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को जनपद में अब तक हुए एमओयू के सापेक्ष जीबीसी की तैयारी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे जनपदों में शिफ्ट हुए एमओयू की धनराशि को कम करे एवं सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर फीड कर अपडेट कराया जाए। उन्होंने दुग्ध विभाग को निर्देश दिया कि दुग्ध उत्पादक किसानों का 100% भुगतान 31 दिसंबर तक सुनिश्चित कर रैंकिंग में सुधार लाएं। उन्होंने परियोजना निदेशक को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग को A+ बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को नई सड़कों के स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष टेंडर कराते हुए कार्य प्रारंभ करने एवं मरम्मत आदि कार्यों को पूर्ण कर अपडेटेड सूचना को पोर्टल पर फीड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांग विभाग को दिव्यांग पेंशन में लंबित आवेदनों को निस्तारित कराने एवं आधार सीडिंग कराने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत समस्त कार्य कराते हुए रैंकिंग में सुधार करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जितना कनेक्शन हुआ है उनका आधार फीड कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने डीपीआरओ को 15वां वित्त आयोग एवं 5वां वित्त आयोग की धनराशि से कराए गए कार्यों का भुगतान 31 दिसंबर तक 100% कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग को नहरों में टेल तक पानी की आपूर्ति एवं शिल्ट सफाई को 100% कराते हुए डाटा फीड कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने श्रम सेवायोजन, ओडीओपी के टूल किट वितरण, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, पशुपालन, शादी अनुदान, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों की समीक्षा कर आंकड़ों की फीडिंग सुनिश्चित कराते हुए ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में प्रत्येक दशा में 31 दिसंबर तक सुधार कराने के निर्देश दिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने गुरुवार को अपना 139वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इस दौरान है तैयार हम नाम की महारैली के साथ पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। ध्वजारोहण के उपरांत वक्ताओं ने कहा कि 28 दिसंबर 1885 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य रहे एओ ह्यूम की पहल पर बम्बई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज मैदान में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से कांग्रेस ने सभी क्षेत्र में विकास कर देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के पहले से स्थापित पार्टी है। उसने देश को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसित करते हुए स्थायित्व प्रदान किया। लोकतंत्र की सुरक्षा लंबे समय तक करने वाली कांग्रेस पार्टी आज भी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। आज कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस करबले के मैदान के करीब गंगाराय जूनियर हाई स्कूल पे मनाया गया है, जो हमारा बूथ स्टेशन है। और जैसा कि हमारे प्रदेश नेतृत्व से निर्देश प्राप्त हुआ था कि प्रत्येक बूथों पर ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जाए, उसी के तात्पर्य में यह स्थापना दिवस मनाया गया। आज हमें फ़ख्र है कि हम लोगों ने 138वां वर्ष बिताने के बाद 139वां स्थापना दिवस मनाया है। जो संकल्प हम लोगों ने लिया था, कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा करते हुए इतना लंबा समय तक लोकतंत्र की सुरक्षा किया। लेकिन आज अफसोस है कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ का लोकतंत्र खतरे में है, और जिसके खिलाफ आज हमारे यहाँ नागपुर में बहुत बड़ा आयोजन स्थापना दिवस का किया जा रहा है। हम पूरे भारत के लोग जो कांग्रेसी हैं, सब ने ये संकल्प दोहराया है कि हम इस देश के लोकतंत्र की सुरक्षा में हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी उसको देंगे, और यह संकल्प लेते हैं कि इस देश में फिरकापरस्त ताकतों को हम हटा के रखेंगे, और जो फूट डालो राज करो की नीति भाजपा की चल रही है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जैसा कि हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी आज उन्होंने ये शुरुआत करेंगे कि देश की न्याय यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया है, काफ़ी प्रयास किया है कि देश से बीजेपी को हम लोग हटाएं, और ताकि यहाँ पर अमन चैन और जो फूट डालो
राज करने की नीति है उसका समापन हो और देश में कांग्रेस की नीतियों के तहत महंगाई, बेरोजगारी, हमने सबको काम दिया था, उसको हम लोग नियमित रूप से चालू कर सकें। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से लखनऊ में मिलकर आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट में बेड की संख्या बढ़ाने, वहां की स्थिति में और सुधार लाने, 24 घंटे पोस्टमार्टम की सुविधा करने, 100 बेड अस्पताल तरवा व 100 बेड अस्पताल लालगंज व अतरौलिया में डॉक्टर्स व कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने सहित वहां की स्थिति में और सुधार लाने के लिए अनुरोध किया, जिसे तत्काल उप मुख्यमंत्री ने कॉल कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि आजमगढ़ व लालगंज में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बहुत अच्छी हुई है, आगे मरीजों को और अच्छी व्यवस्था मिल सके इसके लिए उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर मांग किया गया है तथा पीजीआई चक्रपानपुर में प्रस्तावित नए ट्रामा सेंटर व क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। डिप्टी सीएम से मुलाकात के दौरान पुष्कर मिश्रा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजयुमो उपस्थित रहे। बहुत सी सरकारी योजनाओं को गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया जाता है, ऐसे में उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रूफ के तौर पर आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से भी किया जाता है, जिसमें वे अपनी वास्तविक आय को छुपाकर अमीर से गरीब बनकर योजना का लाभ लेने लगते हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार को मार्टिनगंज तहसील के नुवावा गांव का जिलाधिकारी के पास पहुंचा। ग्रामीण जनों की शिकायत आप भी सुनिए। द्वारा राजेश कुमार सन्नाप बलिहारी, ये धनवान भी है, पैसे वाले हैं, इनके पास बुलेट है और इनके पास पिकअप भी है, इनकी अच्छा खासा थोक और फुटकर मछली का व्यापार भी है और ये गलत तरीके से अपनी 40,000 रुपये सालाना मासिक आय दिखा करके ये उस पोखरी को पट्टा करना चाहते हैं, जबकि सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी अगर उससे भी जोड़ा जाए तो कम से कम यहाँ पे हर व्यक्ति के 84,000 होगा। अभी उसी लेखपाल से हम लोग जाके आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र ये 60,000 दिखाते हैं, तो इतने बड़े जो पोखरी पट्टा करवाना चाहता है उसकी आय 40,000 क्यों दिखाई गई? हम लोग न्याय चाहते हैं, अगर लेखपाल दोषी हो, राजेश कुमार दोषी हो तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और ये लोग जेल जाए। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section